Good morning, students. The last chapter, economic planning in India. Last chapter, economic planning in India. ओके, डायरेक्टली हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये आपके सामने ये दिया है जिसको हम टेबल कहते हैं। टेबल दिया है, टेबल में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दी है। ये है फर्स्ट ईयर प्लान। जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो हमारे पास पहला प्रॉब्लम था हंगरनेस या खाने का प्रॉब्लम। तो पहले इकोनॉमिक प्लान जो 5 साल का जो प्लान बना, मतलब नई गवर्नमेंट आई 5 साल की, कांग्रेस की गवर्नमेंट, उन्होंने पहला प्लान ध्यान में रखा कि उनको क्या करना है, एग्रीकल्चर्स को डेवलप करना है, खेती को बढ़ाना है। फिर 1956 से लेकर 61 और 5 साल के लिए दूसरा प्लान बना हेवी इंडस्ट्री। तो इस तरह से एक एक चीज़ को एक्सटेंड करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम इन 72 ईयर्स में हुआ है या 70 ईयर्स में हुआ है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ओके, पहला प्रॉब्लम 1951 से 56 का एग्रीकल्चर्स का सॉल्व हुआ। उसके बाद 56 से लेकर 61 तक हमने कॉन्सेंट्रेट किया हेवी इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की तरफ, जिसमें ट्रांसपोर्ट, देन एयर, वाटर एंड रोड ट्रांसपोर्ट, इनके ऊपर ध्यान दिया। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाई, टैंक्स बनाए, स्पेशली हमने डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर ध्यान दिया। 61 से लेकर 66 ये 5 के बीच में हमने एग्रीकल्चर्स और दोनों इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए ट्राई किया। 66 से लेकर 69 3 साल की गवर्नमेंट बनी, इसमें कुछ अलग से प्लान नहीं बनाया था। फिर 69 से 74 5 साल के लिए ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, एग्रीकल्चर्स और इंडस्ट्री दोनों को बढ़ाना है लेकिन स्टेबली बढ़ाना है, ये चीज़ ध्यान में रखी। फिर प्लान में हमने ध्यान दिया कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी कम होनी चाहिए या गरीबी कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद 6 प्लान में हमने ध्यान दिया कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, मतलब लोगों को फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ये जो फंडामेंटल नीड्स है वो कंप्लीट होके लोग लग्जरीज नीड के ऊपर ध्यान दें, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। 85 से लेकर उन्होंने सोसाइटी में चेंजेस करने के बारे में सोचा एंड स्पेशली गरीबी कम करने के लिए प्लान्स बनाए। 92 से लेकर 97 जब हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, उसके बाद हमने ध्यान दिया कि हमारी इकोनॉमी को हमें डायनामिक करना है। डायनामिक यानी ऐसी इकोनॉमी बनानी है कि वर्ल्ड हम पे डिपेंड हो जाए। ओके, उससे पहले हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ पे डिपेंड थे, लेकिन 97 के बाद हमने ध्यान दिया कि हमारी कंट्री ज़्यादा डेवलप हो। ओके, उसके बाद है 1970 से लेकर 2002 तक हमने ध्यान दिया सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ओके, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी मतलब सब सोसाइटी इक्वल होनी चाहिए एंड हमारी सोसाइटी एक तरह से प्रोग्रेस करनी चाहिए, इसके ऊपर हमने ध्यान दिया। 2002 से लेकर 70 तक फिर से एक बार पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। 7 से लेकर 12 तक फास्टर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया हमने। 12 to 17 इसमें हमने सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया है, और अभी जो चालू है द प्लान नंबर 13। ओके, अभी जो इकोनॉमिक पॉलिसी चालू है उसमें 13 नंबर का प्लान है। तो उससे पहले 12 नंबर का प्लान हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि 13 नंबर की प्लान अभी तक इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, अभी 12 5 ईयर्स का प्लान क्या है देखो, मतलब 2012 से लेकर 17 तक क्या क्या चेंजेस हुए या क्या चेंजेस करने थे। तो मेन ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सोसाइटी, इनके ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग यानी खर्चा करना। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना, ये मोटिव था 12 प्लान का। उसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री में पैसे लगाना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, ये प्लान था 12th इकोनॉमिक प्लान। ओके, अभी क्या क्या मोटिव थे देखो 12th इकोनॉमिक प्लान में। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2014 तक,
2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट, इनका प्लान था कि इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी रेट हमारा 8% होना चाहिए, हमारा जीडीपी रेट 8% होना चाहिए। अभी 2021 चालू है, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है -24, ओके, इतना कम हुआ है। लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उनका जीडीपी रेट था 6.4% 2014 में। 17 तक उनको कंप्लीट करना था कि 8% उनको जीडीपी रेट रखना था। एग्रीकल्चर्स की ग्रोथ रेट 4.0% रखनी थी, अभी जो वो 6.0 है, तो वो हमने अचीव कर लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ें बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ 10% होनी चाहिए, ऐसा हमने रखा था, अभी 8% चालू है। उसी के साथ हर एक स्टेट में एवरेज एजुकेशंस के हिसाब से 12th इकोनॉमिक प्लान में 11th इकोनॉमिक के प्लान सारे कंप्लीट होने चाहिए थे, ये मोटिव पहले रखा था कि 12th तो चालू है लेकिन 11th में जो प्लानिंग रखे थे वो पहले कंप्लीट होने चाहिए। तो 11th का भी सेम प्लानिंग है, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ओके। दूसरा 12th इकोनॉमिक प्लान में उन्होंने याद रखा था कि पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए, तो पॉवर्टी 10% कम होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था, जो अभी 6% कम हुई है। दूसरा उन्होंने ये भी याद रखा था कि 15 मिलियंस जॉब अवेलेबल होनी चाहिए, जिसमें से सिर्फ अभी 2 मिलियंस हो चुके हैं, ओके। नेक्स्ट है एजुकेशन सेक्टर्स में उन्होंने ध्यान दिया था कि स्कूल इंक्रीज़ होनी चाहिए अगले 7 ईयर्स में, तो वो अर्बन एरियाज़ में हो चुके हैं, रूरल एरियाज़ में वैसा कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हायर एजुकेशंस में स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है, ये उन्होंने मोटिव रखा था, अर्बन एरियाज़ में है, रूरल एरियाज़ में अब तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट है स्कूलों में जो जेंडर गैप रहता है वो कम करना, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ सेम टू सेम होनी चाहिए, ये तो प्लान बिल्कुल सक्सेस नहीं हुआ है, आज भी स्कूलों में जेंडर गैप आपको दिखाई देगा, ओके। हेल्थ में उन्होंने क्या प्लान रखा था कि फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, मतलब बच्चे जो पेट में माँ के एक्सपायर होते या मरते वो 2.1 तक कम होनी चाहिए, ऐसा उनका मोटिव था, जो अभी तक 1.2 पे ही अटका हुआ है, तो वो भी कम नहीं हुआ है। और दूसरा उन्होंने और एक रखा था कि 0 से लेकर 3 लेवल के जो बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशंस अच्छा होना चाहिए, वो अंडर न्यूट्रिशंस नहीं होनी चाहिए या उनके पास कुपोषण नहीं होना चाहिए, उनका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होना बाकी है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में उन्होंने ध्यान दिया था कि जीडीपी रेट 9% तक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये हो चुका है, 11% है। विलेजेस में रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये भी उन्होंने याद रखा था, तो वो भी होना स्टार्ट हुआ है। टेलीविजन एंड टेलीफोन इंडस्ट्री में उन्होंने याद रखा था कि 70% डेस्टिनिटी होनी चाहिए, ये भी चालू है, ओके। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये भी एक प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने याद रखा था कि 12th इकोनॉमिक प्लान में 1 हेक्टर्स ज़मीन को ग्रीन कवर करना है, जो अभी फ़िलहाल हो चुका है क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे किया है, ओके। एंड 7th में उन्होंने एक और प्लान रखा था कि सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, मतलब सर्विस सेक्टर्स बढ़ना चाहिए, ओके। तो ये सर्विस सेक्टर्स बढ़ना स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे बैंक में आधार लिंक कर बैंक अकाउंट से बहुत सारे लोगों ने आधार लिंक करके बहुत सारी सब्सिडीज़ और वेलफेयर प्लान देना स्टार्ट किया है, तो कुछ प्लान सक्सेस हो चुके हैं, कुछ प्लान सक्सेस होना बाकी है, ओके। तो हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है वो बनाने का काम करता है नीति आयोग, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। 12th इकोनॉमिक प्लान 31 मार्च 2070 को ख़त्म हो गया, लेकिन वो थोड़ी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था क्योंकि फिर उसके अंदर इलेक्शंस का पीरियड आने वाला था, ओके। 2015 में नीति आयोग बनाया गया था, ओके। नीति आयोग ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान बनाती है और वो इम्प्लीमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। उनके लिए जो लगने वाला एक्सपेंडिचर है, पैसा है,
रेवेन्यू है ये कलेक्ट करके देने का काम नीति आयोग करता है। ओके, समझ में आया? नीति आयोग फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशंस पावर है उनको। ओके, नीति आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक या पैसे है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचाने का काम करता है और उसका अकाउंट रखने का काम करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ओके, अभी नीति आयोग एक्चुअली स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2015 से। ओके, और 12th इकोनॉमिक प्लान एग्जीक्यूशन करने का काम उनको दे दिया था। इसको हम लोग थिंक टैंक कहते हैं नीति आयोग को। नीति आयोग थिंक टैंक का मतलब क्या है कि नीति आयोग कोऑपरेटिव नेचर रखने का काम करता है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ओके, अभी नीति आयोग के सामने कुछ पिलर्स है, कौन कौन से है? तो पहला, विजन्स डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, 50 साल के बाद इंडिया कैसा होना चाहिए, इसका एक विजन उनके सामने है। अप्रेजल डॉक्यूमेंट 12th 5 years प्लान, 12th 5 years का जो प्लान था वो नीति आयोग को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया था। आपको जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दिख रहा है 2000 के बाद जो इंडिया आपको चेंजेस हुए दिखाई दे रहे, ये भी नीति आयोग की वजह से है। फार्मर्स का इनकम डबल करना, ये भी नीति आयोग का काम है। बजट आउटपुट इनकम, कंट्री को मिलने वाला इनकम, कंट्री से जाने वाला इनकम, इनका हिसाब रखने का काम भी नीति आयोग का है। ग्लोबल इंटर्नशिप समिट, पूरे वर्ल्ड के जितने सारे इन्वेस्टर्स है या वर्ल्ड के जितने सारे बिजनेसमैन हैं उनकी मीटिंग लेना, उनको अवार्ड देना, उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स देना, ये काम भी नीति आयोग का है। नीति आयोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करता है ताकि डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ की तरफ बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाए। ओके, अभी नीति आयोग कैसा होता है देखो। नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। ओके, और इसके लिए जो कानून बना था वो 16 फरवरी 2015 तक कंप्लीट हो चुके थे। ओके, अभी इसमें कौन कौन होता है देखो, तो इसमें गवर्नमेंट काउंसिल्स होती है, यानी सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ मिनिस्टर्स इसके मेंबर होते हैं। बहुत सारी जो कॉन्टीजेंसी इम्पैक्ट आते हैं, मतलब बहुत सारे अर्थक्वेक, सुनामीज़, रिवर फ्लड, क्लाउड बस्टिंग, ऐसे अगर सिचुएशन आएगी तो उसको हैंडल करने वाले पर्सन्स भी इसके हेड होते हैं। कुछ स्पेशल इन्विटेसी भी होते हैं, बहुत सारे कंट्री में एक्सपर्ट पर्सन्स होते हैं, स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं। ओके, कुछ प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिनका नॉलेज या जिनको प्राइम मिनिस्टर्स ने नॉमिनेटेड किया होता है, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है देखो नीति आयोग का मेन हेड होता है प्राइम मिनिस्टर्स, जिसको हम लोग चेयरपर्सन कहते हैं। उस चेयरपर्सन के साथ, चेयरपर्सन मतलब प्राइम मिनिस्टर्स अपने साथ 5 लोगों को फुल टाइम मेंबर्स बनाता है, 2 लोगों को पार्ट टाइम। ओके, एक्स ऑफिसर्स भी उसमें होते हैं। ओके, मतलब जो 4 लास्ट ईयर या लास्ट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, ये भी उनके मेंबर्स होते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। CEOs भी होते हैं इसके मेंबर्स, इसमें सेक्रेटरी होता है। ओके, तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ओके, बाकी का पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।